नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम्र गाइडेंस में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की, मगर कुछ पॉइंट्स थे जो स्पर्म के बारे में डिस्कस करने रह गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्या है? एक स्पर्म और एक एग का फ्यूज होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और इसको सबसे अच्छा स्टडी किया गया है सी अर्चिन में। बाकी स्पीशीज में भी इसको स्टडी किया है, लेकिन सी अर्चिन में इसको काफी डिटेल में स्टडी किया गया है। तो स्पर्म मैच्योरेशन के टाइम पर बेसिकली जो डीएनए होता है वो टाइटली कंप्रेस हो जाता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए, और एक स्पर्म के हेड की तरफ मूव करता है, एक स्पर्म का हेड बनाता है। डीएनए के साथ साथ इसी स्पर्म में गोल्जी एपरेटस बनाता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम और डीएनए दोनों मिलकर के बनाते हैं एक स्पर्म का हेड। उसके साथ साथ स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल्स से निकलता है फ्लैजिला, और ये बहुत लंबी टेल बनाता है, और ये टेल स्पर्म की हेल्प करती है स्पर्म के मूवमेंट में। एक्रोसोम में मेनली कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो मेनली एग के प्रोटीन को और कुछ शुगर्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसका मेन यूज ये है कि जब कोई स्पर्म किसी एग के साथ फ्यूज करेगा तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, उसके एक्सटर्नल वॉल्स को ब्रेक करता हुआ उसके न्यूक्लियस के पास तक पहुंचना होगा। तभी एक एग का न्यूक्लियस और एक स्पर्म का न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक आएंगे और वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। इस फ्यूजन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक्रोसोम रिएक्शन, जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्रोसोम से सिक्रीट होते हैं और एग की वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। वो स्पर्म जिसमें एक्रोसोम रिएक्शन नहीं हो पाती, या फिर एक्रोसोम के पास वो एंजाइम्स नहीं होते, इस तरह के स्पर्म होते हैं इनफर्टाइल या फिर स्टेराइल। ये वाले स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते और फ्यूजन नहीं हो पाता। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा। सी अर्चिन में एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स। ये ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स मेनली काम करते हैं स्पर्म के थ्रू एग के रिकॉग्निशन में। अब सी अर्चिन एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। वैसे बहुत सारे स्पीशीज में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो स्पर्म और एग को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के एग को रिकॉग्नाइज करे। सी अर्चिन के केस में ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। ये मॉलिक्यूल्स जो स्पर्म के पास प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स अपनी ही स्पीशीज के एग को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो इसके बारे में आगे करेंगे डिस्कस डिटेल में। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, ये एक हैप्लॉइड सेल है जो मेनली स्पर्म बनाना चाहती है। इस केस में एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। इसी सेल के अंदर कुछ ब्लैक डॉट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस है जो न्यूक्लियस के हेड की तरफ प्रेजेंट है, और सेंट्रियोल्स हैं जो न्यूक्लियस के टेल की तरफ प्रेजेंट है। इसी के नेक्स्ट फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो इन सेंट्रियोल्स से कुछ फ्लैजिला लाइक थ्रेड बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस सेंट्रियोल से टेल फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो हेड की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। गोल्जी एपरेटस धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन अपने डिग्रेडेशन से पहले ये न्यूक्लियस के हेड पे एक्रोसोम बना चुका है। एक्रोसोम एक तरह का मॉडिफाइड सेक्रेटरी वेसिकल जिसके पास कुछ खास एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टेल की तरफ शिफ्ट हो रही है, सेंट्रियोल के ठीक नीचे। ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने को एक्यूमुलेट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपने हमेशा पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है।
ये किसी भी सेल को एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म को एटीपी की जरूरत होती है क्योंकि स्पर्म का मूवमेंट टेल के व्हिप लाइक मोशन की वजह से होता है। जो इसका फ्लैजिला है उसके अंदर एक मूवमेंट होगा जिसकी हेल्प से स्पर्म आगे मूव कर जाएगा। तो मेनली इस मूवमेंट के लिए जरूरत होती है एनर्जी की, और एनर्जी मिलती है एटीपी से। सेंट्रियोल से निकल रहा है ये फ्लैजिला। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इस सेल में से साइटोप्लाज्म आपको कम होता हुआ दिख रहा है। स्पर्म की फॉर्मेशन तक ये साइटोप्लाज्म पूरी तरह से निकल चुका है। इस स्पर्म के पास बचा है एक हेड जिसमें सिर्फ एक एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है, उसके पीछे नेक जिसमें सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और उसके पीछे एक बहुत लंबी सी टेल। अब सवाल ये आता है कि स्पर्म की ये टेल बनी हुई किसकी है? ये टेल बनी है एक्सोनीम की। एक्सोनीम एक तरह का मोटर प्रोटीन है जिसका फिगर आप इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस एक्सोनीम में आपको मिलेंगे 9+2 अरेंजमेंट में कुछ रिंग्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। यहाँ पर जो 9 रिंग्स हैं वो डबलेट में प्रेजेंट हैं, और डबलेट में भी एक रिंग कंप्लीट है और दूसरा रिंग इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट रिंग है उसके पास टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, और जो इनकम्प्लीट रिंग है, सी शेप्ड रिंग है, उसके पास टोटल 11 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ये प्रोटोफिलामेंट्स बने हुए हैं अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसके अलावा सेंटर में 2 कंप्लीट रिंग्स हैं। इसके अलावा इस एक्सोनीम में प्रेजेंट है डाइनिन प्रोटीन। ये डाइनिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पर्म के मूवमेंट के लिए। ये डाइनिन एटीपी एनर्जी को यूज करती है वाया एटीपीएस एंजाइम, और इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। जब ये डाइनिन मूव करता है तो पूरा पूरा टेल मूव करता है, और इस टेल के मूवमेंट की वजह से पूरा स्पर्म मूव कर जाता है। स्विमिंग ऑफ स्पर्म इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ डाइनिन प्रोटीन, एंड दिस डाइनिन प्रोटीन इज कंज्यूमिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो इंडिविजुअल्स जिनके पास ये डाइनिन प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, या ये डाइनिन प्रोटीन किसी वजह से मूव नहीं कर पाता, इस तरह के इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली होते हैं स्टेराइल। इस तरह के मेल्स होते हैं स्टेराइल क्योंकि इनका स्पर्म के अंदर मोशन नहीं होता। जब स्पर्म मूव ही नहीं करेगा तो एग के पास कैसे जाएगा और कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा? इस तरह के इंडिविजुअल्स में ब्रोंकियल इन्फेक्शंस भी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इनमें सीलिया का मूवमेंट नहीं होता। इसके अलावा इन इंडिविजुअल्स में ऐसा पाया जाता है कि जो इनका हार्ट है वो 50% राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। दोस्तों, इन सब प्रोटीन्स के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। जी हाँ, ये वही H1 प्रोटीन है जो आपने पढ़ा है न्यूक्लियोसोम्स में। अगर आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें 4 मेन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों प्रोटीन्स डबलेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के और 2 H4 के मिलकर बनाते हैं टोटल 8 मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं ऑक्टामर, जिसके ऊपर डीएनए बाउंड होता है, और ये टोटल बन जाता है एक न्यूक्लियोसोम। ऐसे ही एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक्ड होता है, और इस लिंकेज होती है वाया डीएनए। ये जो डीएनए का थ्रेड होता है इसको बोलते हैं हम लिंकर डीएनए, और इसी लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए के साथ साथ पाया गया है माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी। मल्टिग्नर और उनके कलीग्स ने यह पाया कि H1 हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइटली असेंबल्ड रहते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये ट्यूब्यूल्स थोड़े डिसअसेंबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज के वीडियो की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।